Good morning, student. I am Dr. Rupinder Kaur, Assistant Professor of Commerce Department of Government College for Women, Sirsa. Today we will discussing transaction analysis. So firstly, what is the transaction analysis? Transaction analysis means when people interact with each other, the social transactions gets created which show how people are responding and behaving with each other. The study of the such transactions between peoples is called as the transaction analysis. इसमें ये चीज़ बताई हुई है कि जब दो एक ट्रांजैक्शन एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं खुद के बिहेवियर को चेक करने के लिए और दूसरों के बिहेवियर को भी चेक करने के लिए, खास कर जब हम एक दूसरे के इंटर रिलेशनशिप में आते हैं। हमें इससे पता चलता है ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या है, जस्ट लाइक एज ए बिहेवियर एनालिसिस। यह कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस नहीं है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जैसे आप अकाउंट्स में पढ़ते हो कि लेन देन, गुड्स का लेन देन, ये ऐसी ट्रांजैक्शंस नहीं है। ट्रांजैक्शन यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए यूज़ किया गया है। इसमें हम अपने व्यूज़ एक दूसरे को ट्रांजैक्शन किसकी करते हैं, आप एक दूसरे के व्यूज़ को एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जब हम दूसरे से बात करते हैं तो वो हमें किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, इससे हमें ये पता चलता है। Transaction analysis is introduced by the Eric Berne. He told that it is the important part of the human behavior. Every behavior has the two parts. One who start conversation, उसको हम बोलते हैं stimulus analysis, और सेकंड पर्सन जो रिप्लाई करता है फर्स्ट पर्सन को, उसके रिएक्शन को हम रिस्पॉन्ड ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। दोनों ही पर्सन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्ड टाइम पे किसी ना किसी ईगो स्टेट में होते हैं। तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस एक टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है लोगों को अपने और लोगों के बिहेवियर को अच्छे से समझने के लिए जब एक दूसरे के वो कांटेक्ट में आते हैं। तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस जो है, हम इसके थ्रू हम एक इंडिविजुअल के बिहेवियर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि वो कब काम कैसे करता है, क्यों करता है, और जब हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो वो किस साइकोलॉजिकल पोजीशन पे है। तो यही पोजीशन को हम ईगो स्टेट कहते हैं। ईगो स्टेट आर थ्री काइंड्स: पेरेंट्स, अडल्ट एंड चाइल्ड। ऑल दीज थ्री हैपन टू बी द प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल ऑल द टाइम। ये तीनों ही एक पर्सन के अंदर तीनों स्टेज एक टाइम में हो सकती हैं। फीचर्स ऑफ द ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। फर्स्ट, नॉलेज ऑफ द इको स्टेट। इसमें क्या है, इको स्टेट का हमें पता चलता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ टॉक करता है, बात करता है, हमें पता चलता है कि वो किस ईगो स्टेट में है। अभी मैंने जस्ट बताया था कि एक पर्सन एक टाइम में तीनों स्टेजेस में हो सकता है, पेरेंट स्टेज में, अडल्ट स्टेज में एंड ईगो स्टेज और चाइल्ड स्टेट में। तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है तो पहला पर्सन किस ईगो स्टेट में बात कर रहा है और सेकंड पर्सन किस ईगो स्टेट में है बात कर रहा है। सेकंड, बेस्ड ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की इसका बेस माना जाता है, क्योंकि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ रिलेशन क्रिएट करता है तभी जब एक दूसरे के साथ वो बात करते हैं, एक पर्सन जो है उसको कुछ कहता है और सेकंड पर्सन जो है उसकी ईगो स्टेट के अकॉर्डिंग ही
उसको जवाब देता है, रिस्पॉन्स देता है। तो इसी तरह दोनों के साथ उनका रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दोनों की क्रिएट हो जाती है। तभी जो है हमें जो है उनके ईगो स्टेट का पता चलता है। जब दोनों एक दूसरे के रिलेशन में आते हैं तभी पता चलता है कि कौन पेरेंट्स की फॉर्म में बात कर रहा है, कौन चाइल्ड की फॉर्म में आपस में बात कर रहा है। थर्ड, मेंटल एक्सरसाइज। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज में क्योंकि इसमें क्या चेक करने की कोशिश की जाती है, लोगों के बिहेवियर की, उसके ईगो स्टेट की, कि वो किस स्टेज में वो काम कर रहा है। इसमें यही चेक करने की कोशिश की जाती है। मेंटल एक्सरसाइज के अंदर जो इंफॉर्मेशन एक मैनेजर को मिलती है उसी के बेस पे उसे वर्कर के साथ कैसे बात करनी है उसका वो एस्टिमेट लगा लेता है। फोर्थ इन वन, ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी मीन दैट आफ्टर एनालाइज ऑफ ग्रुप efforts is made to anticipate its behavior so that the expected oppositions can be treated in time। इसके थ्रू, ग्रुप थेरेपी के थ्रू क्या होता है, सिर्फ एक पर्सन की दूसरे पर्सन की ही स्टडी नहीं की जाती, इंटरपर्सनल रिलेशन ही नहीं बल्कि इंटर ग्रुप रिलेशन की स्टडी इसके अंदर की जाती है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ जब बात कर रहा है तो इससे ये पता चलता है कि जो पहला ग्रुप किस ईगो स्टेट पे बात कर रहा है और सेकंड ग्रुप उसे रिस्पोंड किस ईगो स्टेट पे कर रहा है, या फिर एक ग्रुप का एक पर्सन सेकंड ग्रुप के लोगों के साथ वो किस तरह बात कर रहा है। इसके थ्रू हमें इसका भी पता चल जाता है। फिफ्थ इन वन, कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय बिहेवियर। Under transaction analysis, behavior of employee is analyzed and some conclusions are arrived at. On the basis of conclusions, the information as to what the employee want is collected beforehand. If it become known that the employee are going to the behave is an unfavorable manner, before that situation arise, some corrective action is taken. इस तरह जब उसे ये पता चल जाता है कि इन सामने वाला मैनेजर को ये रियलाइज हो जाता है कि एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, तो उसे ये भी पता चल जाता है कि वो उसके साथ जो है अनफेवरेबल मैनर्स में बिहेव कर रहा है। तो एक क्रिटिकल कंडीशन अराइज होने से पहले उस पोजीशन को वो ठीक करने की कोशिश कर सकता है। इस तरह ट्रांजैक्शन एनालिसिस जो होता है एम्प्लॉय के बिहेवियर को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट स्टेप है कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। ये तो स्टार्टिंग में भी कहा गया है कि ये जो थ्योरी है ट्रांजैक्शन एनालिसिस में कोई इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बिहेवियर ट्रांजैक्शन बिहेवियर को एनालाइज करना है और ह्यूमन बिहेवियर का ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ नोइंग दिस बेसिस इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द ईगो स्टेट। इसका यही पर्पस है, जब दोनों पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, दोनों वो किस ईगो स्टेट में काम कर रहे हैं, किस ईगो स्टेट पे वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसीलिए इट कैन बी द से दैट कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन। मॉडल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ईगो स्टेट, सेकंड ट्रांजैक्शंस, थर्ड लाइफ पोजीशंस, फोर्थ स्टॉक, 5 गेम्स एंड 6 स्क्रिप्ट एनालिसिस। हम अभी वन बाय वन सभी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका ईगो स्टेट। ईगो स्टेट आर an important aspect of transaction analysis that talk about the person's feel, behave, या things at any point of time. According to the Eric Berne,
People usually interact with each other in the term of three psychological and behavior pattern classified as a parent's ego, adult ego and child ego. ईगो स्टेट क्या कह सकते हैं हम? ईगो स्टेट क्या है? ट्रांजैक्शन एनालिसिस का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो किसके बारे में? एट एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के बारे में, लोग क्या सोचते हैं, वो किस तरह का एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ उनकी फीलिंग है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तीन तरह के ईगो स्टेट होते हैं, पेरेंट्स, अडल्ट एंड चाइल्ड। दिस क्लासिफिकेशन नॉट ओनली मेड ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल, rather these are related to the way in which the individual behave। ये जो ईगोस के स्टेट के मैंने क्लासीफाई किए हैं एरिक बर्ने ने, ये कोई एज ग्रुप के बेस पे नहीं है। ये एज ग्रुप यानी कि पेरेंट्स है, ईगो का मतलब कि वो पेरेंट्स बात कर रहे हैं, अडल्ट ईगो का मतलब एक यंग पर्सन बात कर रहा है, चाइल्ड ईगो का मतलब एक बच्चा बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। एज के अकॉर्डिंग इसे क्लासीफाई नहीं किया गया है, इसे क्लासीफाई किया गया है उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक पर्सन तीनों स्टेज में एक टाइम में तीनों स्टेजेस में हो सकता है। यहाँ हम पेरेंट्स ईगो स्टेट की बात करेंगे। पेरेंट्स ईगो स्टेट रेफर टू दैट स्टेट विच an individual learn after observing the behavior of his parents. An individual has been observing his parents behave throughout his childhood। इसमें पेरेंट्स ईगो स्टेट किस तरह रेफर किया गया? एक ऐसी स्टेट जिसमें इंडिविजुअल क्या करता है, अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद कुछ सीखता है। और ये क्या होता है, मोस्ट ओवर बच्चे जो होते हैं अपने बचपन से ही अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते रहते हैं, और जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स की कुछ स्पेशल ट्रेट, स्पेशल उनकी क्वालिटीज़ उनके माइंड में स्टोर कर जाती है। और यही जो ट्रेट्स होते हैं उसके अंदर, उसकी लाइफस्टाइल के अंदर, उसके एज ए प्रिंसिपल की फॉर्म में, उसके एटीट्यूड की फॉर्म में आ सकते हैं। मान लेते हैं कि जैसे आप बच्चे हो तो आपके अंदर कुछ आदतें, कुछ आपका स्टाइल, कुछ पेरेंट्स के द्वारा बने हुए रूल्स जो है आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। सो पेरेंट्स जो ईगो है और टू टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट है क्रिटिकल पेरेंट्स ईगो, सेकंड है न्यूर्चरिंग पेरेंट्स ईगो। क्रिटिकल जो पेरेंट्स ईगो है, क्रिटिकल पेरेंट्स ईगो यानी कि इस तरह का रेफर एज द वन विच एन इंडिविजुअल show the critical and evaluative behavior while interacting with others. It is known as the negative ego। यानी कि दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, दो तरह के पेरेंट्स होते हैं। कुछ पेरेंट्स इस तरह के होते हैं जो कि अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, अपने बच्चों की कमियां ज़्यादा बताते हैं। वो कहते हैं कि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, आप क्यों नहीं है, वो तो बहुत ही पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, आप क्यों नहीं करते। यानी कि क्रिटिकल पेरेंट्स ईगो कहलाती है। तो इसे हम एक नेगेटिव ईगो स्टेट भी बोलते हैं। सेकंड है न्यूर्चरिंग पेरेंट्स ईगो, रेफर एज वन विच इंडिविजुअल शो प्रोटेक्शन, कंट्रोल, लव टूवर्ड द चिल्ड्रन। इट इज नॉन एज द पॉजिटिव ईगो स्टेट। इसके अंदर क्या है, इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी ही समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बच्चों को अच्छी से समझते हैं, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, एवरी टाइम उनके हर पॉइंट पे उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए रेडी रहते हैं, उनको प्यार भी करते हैं, उन्हें टाइम पे डांटते भी हैं, इस तरह उन्हें वो कंट्रोल करके रखते हैं। वो आपके न्यूर्चरिंग पेरेंट्स ईगो कहलाती है। ये पॉजिटिव ईगो स्टेट भी इसका के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड द टॉट
पार्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि टॉट का मतलब होता है पेरेंट्स हमेशा कुछ ना कुछ आपको सिखाते हैं। एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपको ऑर्डर दिया जाता है, आपको कुछ लर्न कराया जाता है, पेरेंट्स द्वारा आपको बताया जाता है, जिसकी वजह से आपके बिहेवियर में उसकी एक इमेज देखी जा सकती है। Adult ego state. Adult ego state refers as when an individual starts making us knowledge, reasoning, analysis. It can be the state that he is in adult ego state. It is called the thought part of the human behavior. Adult ego state कौन सी होती है? जिसमें पर्सन जो है बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, उसको पूरी नॉलेज होती है, वो एज इट इज़ किसी को फॉलो नहीं करता, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है, उसके बाद वो अपना सजेशन देता है कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अडल्ट ईगो स्टेट जो होती है, तीनों ईगो स्टेट पेरेंट्स, चाइल्ड और अडल्ट तीनों में से अडल्ट ईगो स्टेट को ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि ये एक रियलिटी बेस्ड ईगो स्टेट है। इस पे जो भी डिसीजन लिया जाता है फैक्ट फिगर के बेस पे लिया जाता है। इसके अंदर ये माना जाता है कि सभी जो ह्यूमंस हैं वो सभी इक्वल हैं, सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, इसीलिए ये ह्यूमन बिहेवियर का एक थॉट पार्ट भी माना जाता है। चाइल्ड ईगो स्टेट. Child ego state refer to the state of an individual when he behaves illogically and takes quick actions to satisfy the immediate needs without thinking much about. He considers himself helpless, dependence, hate, fear, depression, position. इसमें क्या होता है, चाइल्ड ईगो स्टेट में बच्चा बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपनी ज़रूरत को इमीडिएटली पूरा करने की कोशिश करता है। वो हमेशा ही अपने आप को हेल्पलेस समझता है और अपने आप को हेल्पलेस उसे हमेशा ही बड़ों की, पेरेंट्स की नीड रहती है कि कोई उसकी हेल्प करे, उसे गाइड करे, वो उन पे डिपेंड रहता है, उसे हर चीज़ से डर भी लगता है करने से पहले, इसीलिए उसके अंदर उस चीज़ों की चिंता लगी रहती है कि ये काम कैसे होगा। तो चाइल्ड ईगो रिप्रेजेंट द चाइल्डहुड स्टेट व्हेन एन इंडिविजुअल हैज़ नॉट बिकम द सोशल एंड इज इन इट्स इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। ये 3 टाइप की है, नेचुरल चाइल्ड ईगो, अडेप्टिव चाइल्ड ईगो एंड रेबडिशियस चाइल्ड ईगो। नेचुरल चाइल्ड ईगो रेफर एज द सेंसियस, इम्पल्सिव, affectionate and does things that come the naturally. इसमें इम्पल्सिव यानी कि बिना सोचे समझे कोई काम करना, affectionate यानी कि वो आपके साथ वो प्यार दिखाता है, नेचुरली आपको बच्चे खुद को भी बहुत प्यारे लगते हैं, आप छोटे बच्चों को देखते ही आपको भी उनके साथ प्यार आने लग जाता है, आप बहुत प्यार से उन्हें कॉल करते हो। वो स्टेज होती है नेचुरल चाइल्ड ईगो। अडेप्टिव चाइल्ड ईगो में बच्चा क्या करता है, रेफरेंस वन वू is trained and instructed by the parents to behave in the manner taught by them. इस ईगो स्टेट में बच्चे जो होते हैं इतने बड़े हो जाते हैं कि जिसमें पेरेंट्स उनको अच्छे से समझा देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, जैसे पेरेंट्स उन्हें समझाते हैं, ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, वैसे ही वो बच्चे बिहेव करना शुरू कर देते हैं। थर्ड है आपका रेबेलियस चाइल्ड ईगो रेफर एज द फियर, फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड डिप्रेशन मोड। एवरी टाइम ये वाले बच्चे हमेशा डरे रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन गुस्से में हमेशा रहते हैं, एक दूसरे के साथ खिजे रहते हैं, डिप्रेशन मोड में होते हैं। ये बच्चे वो होते हैं जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो अकेले रहकर उनके माइंड में ग्रोइंग एज में बहुत सारी बातें आती हैं बट वो शेयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो क्या है, चिढ़ते रहते हैं कि उनका पेरेंट के साथ बिल्कुल लगाव ख़त्म हो जाता है,
वो अपने आप को हेल्पलेस मानते हैं। Transaction analysis. Transaction analysis refer as when two people meet, their exchange of thought is called the transaction. तो transactions में क्या होता है, जब जनरली हम कोई विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। इसके दो पार्ट माने जाते हैं, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, एक स्टिमुलस ट्रांजैक्शन एंड एक रिस्पॉन्स transaction. When the first person tells the other something, it is called the stimulus transaction, and when the second person reply करता है first person को, it is called the response transaction. Both the stimulus and response are linked with ego state. Stimulus और response यानी कि first person ने कुछ कहा है, second person ने उसका कुछ जवाब दिया है, दोनों चीज़ें ही ईगो स्टेट से जुड़ी हुई हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस बोथ द पार्टी आर इन द सम पर्टिकुलर ईगो स्टेट। तो साइकोलॉजिस्ट भी ये बिलीव करते हैं कि जो अडल्ट ईगो स्टेट है इज बेटर देन द बोथ ऑफ द पेरेंट्स ईगो एज वेल एज द चाइल्ड ईगो स्टेट, बिकॉज एन इंडिविजुअल यूजेस हिज नॉलेज एंड talks in a balanced way while he is in the adult ego state. तो इट मीन्स ये कहा जाता है कि तीनों स्टेजेस में एक पर्सन हर टाइम में ही रहता है, बट अडल्ट ईगो स्टेट क्या है, सबसे बेटर मानी गई है। टाइप ऑफ द ट्रांजैक्शन, तीन टाइप दे रखे हैं यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, क्रॉस ट्रांजैक्शन एंड अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन रेफर टू those transactions in which the person sending the stimulus gets the expected response according to his ego state. It means जनरल लैंग्वेज में ये कहना चाहूँगी कि कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन क्या है, जैसे एक आपके पेरेंट्स हैं, आप उनके बच्चे हो। पेरेंट्स जब आपके साथ, आपके पापा आपके साथ बात करेंगे तो वो यही एक्सपेक्टेशन के साथ बात करेंगे कि आप जो रिस्पॉन्स दोगे वो एक बच्चे की स्टेट की फॉर्म में ही दोगे, बच्चों की फॉर्म में ही दोगे, ना कि उनके बराबर की आप बात करोगे। यानी कि यदि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्ड उन्हें मिलता है, उन जिस तरह की वो एक्सपेक्ट करता था पेरेंट्स कि आप बच्चे हैं तो बच्चों की ईगो स्टेट की फॉर्म में ही मुझे रिस्पॉन्स दोगे, तो उस पोजीशंस को हम कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस कहते हैं। देन इसीलिए लिखा हुआ है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पर्सन सेंडिंग द स्टिमुलस गेट्स द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू हिज ईगो स्टेट, वो अपनी ईगो स्टेट के अकॉर्डिंग जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था उसके अकॉर्डिंग यदि उसको रिस्पॉन्ड मिलता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन कहलाती है। नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे राम क्या है, बीइंग इन अ पेरेंट्स ईगो स्टेट में है, वो क्या करता है, सेंड स्टिमुलस टू द शाम, यानी शाम को कोई बात कहता है तो एक किस होप में कहता है, कि ही वुड गिव हिज रिस्पॉन्स व्हाइल बीइंग इन द चाइल्ड ईगो स्टेट। वो इस रिस्पॉन्स वो चाहता है, वो ये सोचता है कि वो मुझे जो जवाब देगा वो मुझे चाइल्ड ईगो स्टेज में देगा। एंड इफ इट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड, यदि उसी की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही उसे जवाब मिल जाता है, यानी कि बच्चा पेरेंट्स जो चाहता है कि बच्चा बच्चे की फॉर्म में ही उसे जवाब दे, यदि बच्चा उसे बच्चे की फॉर्म में ही रिस्पॉन्ड करता है तो इट इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। दीज आर अडल्ट ट्रांजैक्शंस, adult parent transactions, adult child transactions, parent transactions, parents adult transactions, parent child transactions, ये 9 टाइप्स की हैं। इनमें से मैं आपको एक दो बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे पहले आपका अडल्ट ट्रांजेक्शन है। अडल्ट ट्रांजेक्शंस में क्या है, इन केस ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस बोथ पार्टी हैपन टू बी इन द अडल्ट ईगो स्टेज व्हाइल एक्सचेंजिंग थॉट, यानी कि दोनों पर्सन ही जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोनों ही क्या हैं, अडल्ट ईगो स्टेज में ही बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ आपको, मैनेजर है
अपने सबॉर्डिनेट को कुछ काम कहता है, कुछ मैसेज सेंड करता है, तो वो यही एक्सपेक्ट करता है कि उसका सबॉर्डिनेट भी उसे उसी अडल्ट स्टेज में ही उसे रिस्पोंड करे। यहाँ पे अडल्ट मैनेजर भी है और अडल्ट सबॉर्डिनेट भी है, तो दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंटली बिहेव करते हैं। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि जैसे मैनेजर ने सबॉर्डिनेट को एक कोई काम कहा है, कोई प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए कहा है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो भी जो उसे रिस्पॉन्स मिले देगा वो अडल्ट ईगो स्टेट की फॉर्म में ही देगा। तो यहाँ पे जो सबॉर्डिनेट है, वो सबॉर्डिनेट भी उसे जो रिस्पॉन्ड करता है क्विक फॉर्म में नहीं करता, पहले उसकी बात को वो अच्छे से समझता है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, देन वो अपना सजेशन मैनेजर को देता है जो कि एक्चुअल में फैक्ट बेस पे होता है। तो कई बार बट इसमें कई फॉर सम टाइम क्या है, ये भी नोटिस किया जाता है कि दोनों ही क्योंकि अडल्ट स्टेज पे ईगो स्टेज पे बात कर रहे होते हैं, तो दोनों पार्टीज जो होती हैं अपनी पोजीशन को लेके स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो वो जो है फाइनल डिसीजन पे कई बार पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मैं सेकंड की बात करती हूँ, पेरेंट्स चाइल्ड ट्रांजैक्शन, जो 6 पॉइंट पे है। पेरेंट्स चाइल्ड ट्रांजैक्शन में क्या है, एक पर्सन जो है जो पेरेंट्स है, वो सेकंड पर्सन जो है चाइल्ड ईगो स्टेज में है। यहाँ पे पर्सन पेरेंट्स और चाइल्ड नहीं है, एक पर्सन जो है पहला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, वो पेरेंट्स ईगो स्टेट में बात कर रहा है, किसके साथ, सेकंड पर्सन के साथ जो कि चाइल्ड ईगो स्टेट में है। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं इसमें, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ देती हूँ। यहाँ पे पेरेंट्स मैनेजर क्या है, एक पेरेंट्स ईगो स्टेट में है और उसका सबॉर्डिनेट क्या है, एक चाइल्ड ईगो स्टेट में है। तो यहाँ पे मैनेजर एक मान लेते हैं कि कंपनी में एक नया सबॉर्डिनेट आया, एम्प्लॉई आया है, उसे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। मैनेजर जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे को हर चीज़ को डिटेल में समझाते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो मैनेजर है अपने सबॉर्डिनेट को बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ बताता है। तो सबॉर्डिनेट भी क्या है, एक जैसे बच्चे नए सीखते हैं चाइल्ड फॉर्म में, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करता है और जैसे ही वो कहता है उसके अकॉर्डिंग ही वो उसके साथ बात, उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है, उसकी हर ऑर्डर को वो एक्सेप्ट करता है। तो इस केसेस में पेरेंट्स चाइल्ड ट्रांजैक्शंस में जैसे पेरेंट्स चाहता है वैसे चाइल्ड उसी ईगो स्टेट में उसको रिस्पोंड करता है। बट इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो पेरेंट्स हैं दोनों ही खुश रहते हैं। पेरेंट्स और चाइल्ड ईगो स्टेट वाले क्यों खुश रहते हैं, क्योंकि जो मैनेजर है वो इसलिए खुश रहता है कि उसके सारे ऑर्डर माने जा रहे हैं, और चाइल्ड जो स्टेट में जो सबॉर्डिनेट काम कर रहा है वो इसलिए खुश है कि वो चाइल्ड ईगो स्टेट में है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ना कोई उसके ऊपर कोई बर्डन है, क्योंकि वो एक बच्चे की फॉर्म में काम कर रहा है। ऐसे थर्ड इन वन की बात करें, चाइल्ड पेरेंट्स ट्रांजैक्शन, 7वां पॉइंट ही बता रही हूँ। इसमें जो मैनेजर है क्या है, एक चाइल्ड ईगो स्टेट में खड़ा है और इसमें सबॉर्डिनेट है एक पेरेंट्स की फॉर्म में। मैनेजर एक चाइल्ड ईगो स्टेट, अभी बताया था कि चाइल्ड ईगो स्टेट एक ऐसी स्टेज है जिसमें अपने आप को पर्सन हेल्पलेस मानता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंस मानता है, वो ये सोचता है कि हमेशा कोई मेरी सपोर्ट करता रहे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है। बट जो पेरेंट्स होता है वो पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर फुल होता है। इसके साथ साथ उसे कुछ ना कुछ नेक्स्ट जो है किसी को कुछ ना कुछ ऑर्डर देने की या किसी को अच्छी अच्छी बातें बताने की उसके अंदर हैबिट होती है। तो इस केस में हम बात करेंगे यदि मैनेजर चाइल्ड ईगो स्टेज में है और सबॉर्डिनेट को वो एक पेरेंट ईगो स्टेज में मानता है, और इसमें मैनेजर हमेशा यही एक्सपेक्ट करता है कि सबॉर्डिनेट जो है मुझे हमेशा ही
क्या करता रहे, सपोर्ट करता रहे हर बात में। वो सुबॉर्डिनेट को एक पेरेंट्स ईगो स्टेज की फॉर्म में देखता है। पर इस तरह स्टेज में भी दोनों खुश रहते हैं, क्योंकि मैनेजर जिसने कंट्रोल करना है वो भी मस्त रहता है, और जो पेरेंट्स है वो भी मस्त रहता है। दोनों ही सेटिस्फाई तो होते हैं, मगर लॉन्ग पीरियड के लिए ये सेटिस्फेक्शन नहीं करती। रीज़न बीइंग इसका क्या है, लॉन्ग पीरियड के बाद कंपनी को तो लॉस होने की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। ऐसे नेक्स्ट पेरेंट्स बता दिया। क्रॉस ट्रांजेक्शन। अंडर द क्रॉस ट्रांजेक्शन masses in which the sender send masses on the basis of his ego state, but this message is read to by and the expected ego state in the part of the receiver. There is absence of the parallel transactions. Because of the cross transaction, communication is hindered, they cross each other. सिंपल फॉर्म में जैसे क्रॉस ट्रांजेक्शन क्या है, अभी कॉम्प्लीमेंट्री में हमने क्या कहा था कि मान लेते हैं कि जो मैनेजर है जब वो सबॉर्डिनेट के साथ बात कर रहा है, तो मैनेजर जो है जब बात करता है, जिस स्टेज पे मैनेजर होता है, मान लेते हैं पेरेंट्स फॉर्म में है, और वो एक्सपेक्टेशन करता है कि सबॉर्डिनेट उसे एक चाइल्ड फॉर्म में ही रिस्पॉन्ड करे। यदि सबॉर्डिनेट उसे चाइल्ड फॉर्म में ही रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही सेकंड पर्सन उसको रिस्पॉन्ड करता है, वो तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन था। बट क्रॉस ट्रांजेक्शन में ऐसा नहीं है। क्रॉस ट्रांजेक्शन में क्या होता है, मान लेते हैं पेरेंट्स है, वो बच्चे से बात करता है उसको अपना छोटा सा बच्चा समझकर, मगर मान लेते हैं कि बच्चे आजकल के जैसे बच्चे 19-20 साल के हो गए, पेरेंट्स की नज़र में वो बच्चे ही हैं, मगर बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चों की सोच कैसी है कि वो सोचते हैं कि मैं अडल्ट हो गया हूँ और पेरेंट्स जो है मेरे पापा हैं वो भी मेरे साथ एज ए फ्रेंडली ही बिहेव करें। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही होते हैं। बट इस केस में क्या होता है, पेरेंट्स जब बच्चे के साथ बात कर रहा है, वो तो किस फॉर्म में बात कर रहा है, उसे अपना बच्चा समझ के, मगर बच्चा जो है वो अपने आप को अडल्ट मानता है और अपने पापा के साथ जो बात करता है किस फॉर्म में बात करता है, अडल्ट फॉर्म में। यानी कि ये आपस में पैरेलल ट्रांजैक्शन ही नहीं होती, क्रॉस ट्रांजैक्शन बन जाती है, क्योंकि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो है उसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वो चाहता था बच्चा बच्चे की फॉर्म में रिस्पॉन्ड करे, मगर बच्चा जो है वो अपने आप को अडल्ट समझ रहा था, उसने अपने पापा के साथ अडल्ट फॉर्म में ही बात की। ये यहाँ पे एग्जाम्पल की फॉर्म में भी मैंने जो भी बोला है वही दिया हुआ है यार। यहाँ पे दो एग्जांपल वही मैंने दिए हैं, पेरेंट्स चाइल्ड वर्सेस अडल्ट अडल्ट ट्रांजेक्शन, चाइल्ड पेरेंट्स वर्सेस चाइल्ड पेरेंट्स ट्रांजेक्शन। वही मैंने सेकंड में भी यही सेकंड का यही डिफाइन भी किया हुआ है, इन विच द फर्स्ट पार्टी एड्रेस द सेकंड पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ द चाइल्ड ईगो स्टेट एंड द सेकंड पार्टी टू सेंड हिज रिस्पॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ द पेरेंट्स ईगो स्टेट, बट द सेकंड पार्टी एक्सप्रेस हिज रिस्पॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ द चाइल्ड ईगो स्टेट। चाइल्ड जो है अपने पेरेंट्स के साथ बात करता है, चाइल्ड ये सोचता है कि मुझे पापा जो है एक बच्चे की फॉर्म में ही रिस्पॉन्ड करेंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब उसको रिस्पॉन्स मिलता है इसलिए मैं एक एग्जांपल के साथ और समझा सकती हूँ कि मान लेते हैं कि एक छोटे से बच्चे ने बाजार में जाते हुए अपने पिता से एक टॉय की डिमांड की। उसे ये एक्सपेक्टेशन था कि उसके पिता
जो है उसे आज तो ये टॉय दिला देंगे, आज नहीं तो आज मांगूंगा तो कल दिला देंगे, मगर पापा उसे मना कर देते हैं। वो सोचते हैं क्यों, अब तुम बड़े हो गए हो, क्यों पैसे वेस्ट करते हो, क्या करना है इस टॉयज का, अब क्या है। पहली केस यही केसेस का एग्जांपल दिया है, चाइल्ड पेरेंट। चाइल्ड अपने पापा से बात कर रहा है कि पापा मुझे एक पापा की तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, मगर पेरेंट्स बच्चे की फॉर्म में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। पेरेंट्स ये मानता है कि वो बच्चा अडल्ट हो गया है, तो वो रिस्पॉन्स उसे अडल्ट की फॉर्म में देते हैं। यानी कि इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, धीरे धीरे बच्चा जो है पापा के साथ बातचीत करना बंद कर देता है। उसे ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि मैं जब भी कोई डिमांड करूँगा, जब भी कोई पापा के साथ बात रखूँगा, उन्होंने मना तो करना ही है। तो धीरे धीरे ulterior transaction, two ego states within the same person but one disguise the other one। इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टी सेम ईगो स्टेट पे होते हैं, मगर दोनों का बिहेवियर अलग अलग होता है। एक का पेरेंट्स, इसमें कहते हैं दोनों ईगो स्टेट, दोनों ही सेम पर्सन सेम ईगो स्टेट। इसका मतलब है एक भी पेरेंट्स है पर्सन, सेकंड भी जो पर्सन है वो भी पेरेंट्स ईगो स्टेट में है, दोनों सेम ईगो स्टेट में है, दोनों सेम पर्सन है, यानी कि पेरेंट्स ही है, मगर एक दूसरे को डिस्गाइज करते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि एक जो पेरेंट्स है उसका बिहेवियर ओपन माइंड है, और दूसरा जो पेरेंट्स है उसका बिहेवियर रिजर्व है। इसमें देखो स्टेज तो दोनों की सेम है, मगर दोनों का माइंडसेट अलग अलग है। इसे दो लेवल से संबोधित किया जा सकता है। इसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे भी समझा सकती हूँ। जैसे एक शॉपकीपर है, टेल द कस्टमर दैट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज द हाई क्वालिटी एंड इज यूजफुल ओनली फॉर द वेल्दी पीपल। Here the shopkeeper is addressing the customer in a two ego state. First, in a social level, लाइफ पोजीशन। लाइफ पोजीशन कि कोई पर्सन की लाइफ में क्या पोजीशन है, वो किस पोजीशन पे अपना काम करता है। लाइफ पोजीशंस में पर्सन दो तरह से अपने को प्रेजेंट करता है, पॉजिटिव फॉर्म में या नेगेटिव फॉर्म में। वो देखते हैं इसमें चार फॉर्म्स है, आई एम ओके, यू आर ओके। इट मीन्स इस तरह का जो पर्सन होता है अपने उस फुली कॉन्फिडेंस होता है, वो दूसरों को पर भी ट्रस्ट रखता है, वो अपनी लाइफ भी खुशी होकर जीता है और दूसरों को भी हमेशा खुश करने की कोशिश करता है। वो ये मान के चलता है मैं भी ओके हूँ और दूसरे भी बिल्कुल सही है। जैसे कि सेकंड फॉर्म है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। इस तरह के पर्सन क्या है, अपने आप पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं, सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मगर आप जो है मेरे से कम है, आपको इतनी नॉलेज नहीं है। थर्ड इन वन, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। मैं तो ओके नहीं हूँ मगर आप ओके हो। आई एम नॉट ओके का मतलब है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं डिपेंडेंस हूँ, एक चाइल्ड फॉर्म में हूँ, मगर आप क्या हो, ओके हो, आपको सारी नॉलेज है। वो हर काम के लिए दूसरों पे डिपेंड रहने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि कोई भी काम मैं बिना दूसरे की हेल्प के नहीं कर सकता। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। इस तरह के पर्सन ना तो खुद खुश रहते हैं, ना दूसरों को खुश रहने देते हैं, ना उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस है, ना उन्हें दूसरों पे कॉन्फिडेंस है, ना वो खुद ज़िंदगी जीते हैं, ना दूसरों को जीने देते हैं। ऐसे लोग आलसी होते हैं, कुछ भी करना नहीं चाहते, किसी पे ट्रस्ट नहीं रखते, उनका कोई एम नहीं होता, नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं। तो इसीलिए वो ये मान के चलते हैं कि ना मैं ओके हूँ, ना दूसरे लोग ओके हैं, दुनिया तो बेकार है, बोर है, उनके कोई एम ही नहीं होता।
इसलिए उनकी फीलिंग ऐसी हो जाती है। लाइफ पोजीशन में एटीट्यूड दूसरों के प्रति और अपने प्रति का पता चलता है कि हम कैसे हैं और हमारी सोच दूसरों के प्रति कैसी है। Second is the stroke. Stroke refer to the giving some kind of the recognitions to others. Stroking is defined as the any act of the recognitions of for another. It applies to all type of the recognitions such as the physical, verbal and non-verbal contact between people. अब स्ट्रोक को मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि किसी पर्सन को अच्छे से जानना कि वो आपका वेलफिशर है भी या नहीं है, ताकि आप इसमें क्या होता है कि जब एक पर्सन किसी नई जगह पे जाता है तो उसके साथ वो एक लिंक, कोई सेकंड पर्सन उसके साथ इस तरह लिंक क्रिएट करता है कि सेकंड पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को पता ही नहीं चलता कि वो आपके साथ गलत काम करने वाला है। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक मान लेते हैं कि ये कब होता है, जब एक कोई नई कंपनी में हम जॉब पे जाते हैं, हमारे लिए वहाँ पे सारे पर्सन क्या होते हैं, अननोन होते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे जैसा कोई पर्सन हमारे लिंक में आए, हमारे साथ रिलेशनशिप क्रिएट करे। यदि कोई पर्सन आपके साथ लिंक क्रिएट करता है, यदि वो आपका वेलफिशर नहीं भी है, तो आपको थोड़े दिन बाद उसकी बिहेवियर से पता चल जाता है कि वो आपका वेलफिशर नहीं है। तो एक्चुअल में स्ट्रोक क्या है, किसी पर्सन को अच्छे से जानना कि वो कैसा है, किस तरह का है, वो आपके बारे में क्या सोचता है। वो तभी पॉसिबल है जब आप उसके साथ रिलेशन क्रिएट करोगे, उसके साथ अपना जो है पर्सनल लिंक बनाने की कोशिश करोगे। ये टाइप्स है ऑफ स्ट्रोक यहाँ पे बताया हुआ है। 3 टाइप्स है, पॉजिटिव स्ट्रोक, नेगेटिव स्ट्रोक एंड द मिक्स स्ट्रोक। पॉजिटिव स्ट्रोक जो है रेफर ऑन द फील गुड इज द पॉजिटिव स्ट्रोक, यानी कि इसके अंदर जो इंस्पिरेट होता है वो क्या करता है, जो हमेशा ही अपने आप को खुश, हाँ, अच्छी फीलिंग समझता है। हमेशा वो सोचता है कि मेरे लिए सब कुछ सही है। यहाँ पे जैसे पॉजिटिव स्ट्रोक का रेफर है, स्ट्रोक दैट लीव द रेसिपिएंट फीलिंग गुड अंडर इट्स पैटिंग ऑन द बैक, फर्म हैंडशेक, एप्रिसिएशन, स्माइलिंग एंड हैविंग आई कॉन्टेक्ट आर द इंक्लूडिंग इन इट। पॉजिटिव स्ट्रोक में क्या है, इसमें जो रेसिपिएंट होता है हमेशा अच्छा ही फीलिंग करता है, अच्छी फीलिंग करता है। इसमें होता क्या है, इसके अंदर हमें कोई काम, हमने कोई अच्छा काम किया है तो हमारी कोई पीठ थपथपा देता है, या हमारे साथ आगे होके कोई बड़ा पर्सन है आगे होके हैंडशेक करता है, हमारी काम को देखकर एप्रिशिएट करता है, या अच्छे काम को देखकर हमारी तरफ वो स्माइलिंग करता है, या एक बड़ा पर्सन हमारे साथ हमारे काम को देखकर, अच्छा देखकर हमारे साथ आई कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव स्ट्रोक कहलाते हैं। एग्जांपल भी मैंने साथ दिया है, व्हेन द सबऑर्डिनेट अचीव हिज गोल इजीली एंड एप्रिशिएटेड बाय द मैनेजमेंट इज कॉल्ड द पॉजिटिव स्ट्रोक। इन सच सिचुएशंस पर्सन फील बीइंग ओके। जब एक सबऑर्डिनेट जो होता है अपने गोल को अचीव करता है तो उसका मैनेजर उसको अप्रिशिएट करता है, तो उसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो इसको हम पॉजिटिव स्ट्रोक बोलते हैं। नेगेटिव स्ट्रोक में क्या होता है कि रेफर एज अ स्ट्रोक दैट लीव द रिसिपिएंट फीलिंग बैड। इसमें जो रेसिपिएंट होता है वो अच्छा फील नहीं करता। इसके अंदर क्या आता है, क्रिटिसिज्म आर्टेड आर इंक्लूडिंग। इसको एक भी एग्जांपल के साथ समझाया गया, जब व्हेन द सबऑर्डिनेट इज क्रिटिसाइज्ड बाय द मैनेजर इवन आफ्टर हैविंग द पुट इन ए लॉट ऑफ द हार्ड लेबर। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सबऑर्डिनेट को मैनेजर द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है, इस तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव स्ट्रोक।
तो इन सच सिचुएशंस पर्सन फील लेस ओके। थर्ड इन वन है मिक्स स्ट्रोक। अंडर दिस both positive and negative stroke are the used simultaneously। दोनों ही स्ट्रोक एक ही टाइम में पैरेलल में यूज किए जाते हैं। एग्जांपल जैसे बॉस है वो कमेंट टू अ वर्कर यू डिड एन एक्सीलेंट जॉब एंड स्पाइक योर लिमिटेड एक्सपीरियंस। यानी कि यहाँ पे बॉस क्या कर रहा है, तारीफ भी कर रहा है मगर यानी कमेंट दे रहा है और साथ में क्या कर रहा है, एक कह रहा है कि आपके पास इतना अच्छा लिमिटेड एक्सपीरियंस था उसके बावजूद भी आपने अच्छा काम किया, बुराई भी कर दी और अच्छाई भी कर दी। सेकंड जैसे एग्जांपल है मैनेजर टेलिंग हिज सबऑर्डिनेट दैट ही हैज डन अ गुड जॉब बट ही कुड हैव डन बेटर। उसने बहुत अच्छी जॉब की है मगर इससे अच्छी भी वो कर सकता था। दोनों बातें ही कहना, दैट इज द मिक्स स्ट्रोक। Games. Everybody with other people's in a two way. First, the behavior that is the free from cunning, and second behavior that is the cheating. Behavior characterized by the fraud, cheating is called the game। यानी कि एक ऐसे पर्सन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों के माइंड को रीड करके उनके साथ गेम खेलने की कोशिश करते हैं। उनके सामने वो इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि वो उनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, उसके बहुत ही वेल विशर हैं, इतनी तारीफ करेंगे कि ऐसे लगता है कि उनसे ज़्यादा अच्छा क्लोज फ्रेंड उनका कोई भी नहीं है। मगर जैसे ही वो चला जाता है वो पर्सन, उसकी बैक बाइटिंग शुरू करना कर देते हैं। एक्चुअल में ये क्या करते हैं, उनके साथ गेम खेलते हैं। उसका पर्पस क्या होता है यहाँ पे दिया भी हुआ है, पर्पस ऑफ द सच बिहेवियर कैन बी रिवेंज, इंसल्ट, कॉजिंग पेन एटसेट्रा। यानी कि ये ऐसा क्यों करते हैं, हो सकता है कि कोई ना कोई वो बदला लेना चाहता हो, या कहीं उसने पहले उसकी इंसल्ट की हो तो ये भी इंसल्ट करना चाहता हो, या फिर कहीं ना कहीं उसे पेन देना भी चाहता है। यूजली सच बिहेवियर इज डिस्प्ले इन द ऑफिस, दैट इज वो इज कॉल्ड द ऑफिस पॉलिटिक्स। ये ज़्यादातर जो बिहेवियर है ऑफिस के अंदर ही देखा जाता है, जिसकी वजह से हम इसको ऑफिस पॉलिटिक्स भी कहते हैं। तो जो गेम खेलता है वो जो प्लेयर होता है वो अपनी गेम की जो प्लान करता है बहुत ही चतुराई के साथ करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ डिफाइन किया हुआ है, एक्सपीरियंस जो है प्लान करता है टू लेट डाउन इज सबॉर्डिनेट को लेट डाउन करने के लिए। He created such situation which result in failure for every efforts of the subordinate। क्योंकि वो subordinate को नीचा दिखाना चाहता है तो हर सिचुएशन में चाहे वो जितने मर्जी एफर्ट्स करता हो, जितनी मर्जी उसने लेबर की हो, फिर भी वो हर जगह पे उसको नीचा दिखाने की, फेलियर करने की कोशिश में वो लगा रहता है। तो ये गेम्स कहलाती है। तो इसके 3 टाइप्स भी यहाँ पे बताए गए हैं। द फर्स्ट डिग्री गेम इज द वन विच इज सोशली एक्सेप्टेबल इन द एजियन सर्कल लाइक ऑन व्हाट्सएप, ऑन फेसबुक, ऑन ट्विटर। ये गेम्स क्या है, आप दूसरों के साथ क्या करते हो, दूसरों को सोशली एक्सेप्ट करते हो। ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे आप करते हो ना, उस पर लाइक करते रहते हो। व्हाट्सएप पे आपकी ये पिक्चर बहुत अच्छी है, आप अच्छे लगते हो, चाहे एक्चुअल में आप उसको अच्छे नहीं भी लगते, मगर शोबाजी में कि आप उसको पसंद करो तो एक्चुअल में आप उसको पसंद नहीं करते हो। सेकेंड डिग्री ऑफ गेम इज वन विच मोर इंटीमेट एंड अप विद बैड फीलिंग। यानी कि इसके अंदर आप जो है रिलेशनशिप को पूरी बैड फीलिंग के साथ एंड कर देते हो। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आप उस ग्रुप के मेंबर हो, मगर आपको उस ग्रुप ने चीट किया है, आप क्या करते हो, ग्रुप को ही अपने फ़ोन से डिलीट कर देते हो। आगे ना ग्रुप होगा ना ही उससे कभी उनसे बात करनी है। आप ये कहते हैं तो आपसे तो बात करनी ही नहीं है आज के बाद। तो ये आपका सेकंड डिग्री गेम्स कहलाती है। थर्ड डिग्री गेम्स में कहते हैं इज वन विच यूजली इन्वॉल्व द फिजिकल इंजरी। इसमें क्या करते हैं कि आप पहले पर्सन को जिसने आपके साथ गेम खेली है उसको अच्छी तरह से उसके साथ मारपीट करते हो, इसको इंजरी कर देते हो।
उसके बाद आप उसको छोड़ देते हो, कहते जा, तेरे साथ मुझे नहीं रहना और ना ही कभी लाइफ में अपना फेस मुझे दिखाइयो, कभी भी मेरे से लाइफ में मेरे सामने मत आना, ये कह के उसको छोड़ दिया जाता है। तभी मैंने ये सोच लिया था कि बड़ा होके मैं पापा जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा। मैं बड़ा होके स्त्रियों की, लेडीज़ की हमेशा इज्जत करूंगा। मैं सारे वो अच्छे काम करूंगा जो मेरे पापा ने नहीं किए। मैंने ये बचपन में ही सोच लिया था, इसीलिए मैंने बड़ा होके मैं एक अच्छा इंसान बन पाया। तो देखो, दोनों की स्टोरी, राम और श्याम की, दोनों की लाइफ स्टोरी तो सेम है, मगर दोनों ने उस स्टोरी से क्या सीखा, यानी कि दोनों ने अपनी लाइफ को क्या मीनिंग दिया, वो क्या कहलाती है, लाइफ स्क्रिप्ट। यानी कि लाइफ स्क्रिप्ट क्या है, अलग हो सकती है, मगर स्टोरी दोनों की सेम हो सकती है, मगर लाइफ जो स्क्रिप्ट है दोनों की अलग होती है, क्योंकि जो जिसको क्या मीनिंग देता है उसी को हम लाइफ स्क्रिप्ट कहते हैं। लाइफ स्क्रिप्ट स्टोरी की तरह नहीं है कि स्टोरी को तो हम चेंज कर नहीं सकते, जो ज़िंदगी में जो बीत गया वो बीत गया, वो एक स्टोरी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, मगर लाइफ स्क्रिप्ट को चेंज भी किया जा सकता है यदि हम चाहें तो इसीलिए जो लाइफ स्क्रिप्ट है वो मानी जाती है कि बचपन में ही हमारे साथ यदि कुछ क्या घटित हुआ, उस समय हम उसको क्या मीनिंग देते हैं, क्या मोड़ देते हैं, वो हमारी एक लाइफ स्क्रिप्ट बन जाती है। ऐसे ही मैनेजर जब ट्रांजैक्शन एनालिसिस के थ्रू या स्क्रिप्ट एनालिसिस के थ्रू ये जानने की कोशिश करता है कि एक सबॉर्डिनेट का, एक एम्प्लॉइज़ का जो इसके अंडर काम कर रहे हैं, उनका क्या टारगेट है, उनके बचपन में उनका जो है क्या उनके साथ कैसा बिहेवियर हुआ, उनका कैसा नेचर है, उसको यदि वो जान लेता है कि वो पर्सन कैसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वह उनको कंट्रोल कर सकता है। थैंक यू।